तुम्हारी जान बख्शी की एक सूरत और भी हो सकती है। मुझे वो स्विस अकाउंट नंबर दे दो जिसमें असली वाली रकम गई है। ओह, तो ये कहो कि तुम्हें उस रकम की फिक्र है? जॉन ग्रे ने तंज किया। तुम डील करके अपनी जान बचा सकते हो। जवाब में जॉन ग्रे ने डील पर आबपाशी करने का इरादा जाहिर किया। जहन्नुम में जाओ तुम सब। अक्का में खड़े एक मुसल्ला शख्स ने जॉन ग्रे को मारने के लिए राइफल की नाल बुलंद की थी कि मैंने उसके बाजू का निशाना लेकर गोली चला दी। 3-4 गोलियों के बरस्ट ने उसका बाजू कीमा कर दिया था। वो चकरा कर जमीन पर गिरा। मैंने बुलंद आवाज से कहा, बस सब कोई हरकत न करे वरना मैं इतनी एहतियात से फायरिंग नहीं करूंगा। कागज वाला बुखला गया था। हम इसे गोली मार देंगे। उसने जॉन ग्रे के लिए धमकी थी, शौक से। इसके बाद तुम खुद को जहन्नुम में इसका हम नशी पाओगे। मैं सिर्फ 3 दिन गिनकर फायरिंग शुरू कर दूंगा। अगर जॉन ग्रे की इसी तरह कजा आ गई है तो मुझे अफसोस नहीं होगा। 1, 2। दोनों मुसल्ला अफराद ने अपनी राइफलें फेंक दी। जॉन ग्रे ने फुर्ती से एक राइफल पर कब्जा किया और इससे पहले मैं उसे रोकता उसने कागज वाले को शूट कर दिया। दोनों ने हत्थे घिघियाने लगे थे। फिक्र न करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोग सिर्फ हुक्म की तामील करने वाले हो। यही बात है जनाब। हम गेजर के चार्ज में दिए गए और इसका हर हुक्म मानना हमारा फर्ज था। एक जल्दी से बोला, मैं समझता हूं, और क्योंकि यह बदबख्त जहन्नुम रसीद हो चुका है इसलिए तुम लोग इसके हुक्म से आजाद हो। तुम्हारे और कितने साथी हैं? 4 जनाब। 1 जख्मी है, उसने जवाब दिया। जख्मी जमीन पर पड़ा नीम गशी की कैफियत में था। बाकी 3 कहाँ हैं? गाड़ी में जनाब, उसने जवाब दिया। इसी लम्हे मैंने आहट महसूस की। अगर मुझे जगह बदलने में 1 लम्हे की भी देर हो जाती तो ब्रस्ट मुझे छलनी कर चुका होता। शायद किस्मत थी कि हमला आवर के पांव तले आकर कोई शाख टूटी थी। गोलियां दरख्त के तने पर लगी। वो मुस्तकिल ट्रैगर दबाए हुए था और जो गोलियां दरख्त से बच रही थी वो मुझसे इंच भर के फासले से गुजर रही थी। फिर जैसे ही उसकी राइफल का मैगजीन खाली हो गया, मैंने दरख्त की ओर से हल्का सा बस्ट मारा और वो फोत हो गया। अब मेरी पुश्त जॉन ग्रे की जानिब थी। जैसे मैंने फायर किया, अकब से भी फायरिंग हुई। मैंने मुड़कर देखा तो जॉन ग्रे इन तीनों को भी खत्म कर चुका था। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने पूछा। इन्होंने मौका से फायदा उठाने की कोशिश की थी। जॉन ग्रे ने दोनों की तरफ इशारा किया। इनका असलहा समेटो। मैंने खाली हो जाने वाली मशीन गन फेंक कर एक राइफल उठा ली। मरने वाले के पास से उसके 4 अदद इजाफी मैगजीन और 2 अदद दस्ती बम भी बरामद हुए थे। इसके पास खासा असलहा था। कागज वाले यानी गैजर के पास मुख्तसर सा खुदकार पिस्टल निकला था। जब तक जॉन ग्रे असलहा बटोरता रहा मैं चारों तरफ निगरान रहा। इनके 2 साथी बाकी थे। असलहा समेटते ही हम तेजी से रवाना हुए। ताले के रास्ते हम गार के पास पहुंचे। जीना कहाँ है? जॉन ग्रे को इन लम्हात में भी उसकी फिक्र थी। उसने एक पनागाह बना रखी है। तूफान थमने तक वही हमारे काम आएगी। आओ मेरे साथ। मैं उसे लेकर झाड़ियों में घुस गया। अंदर जीना बेताबी से मेरी मुंतजिर थी और जॉन ग्रे को देखते ही उसके अरमानों पर ओस पड़ गई थी। ये बच गया? हाँ, तुम्हारी दुआएं कबूल हुई, मैंने मुस्कुरा कर कहा। जॉन ग्रे उसे बगौर देख रहा था। लगता है तुम्हें मेरे बचने की खास खुशी नहीं हुई है। ये बात नहीं है मिस्टर ग्रे। कलाफे तो अक्का जीना ने खुश्क सा जवाब दिया। मेरा तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है जिस पर मैं कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल जाहिर करूं। अपने इब्तदाई रवैये को तुम क्या कहोगी? जॉन ग्रे के लहजे में चुपन थी। कुछ नहीं, बोर होकर आदमी बाज़-औक़ात इस तरह के रवैये भी दिखा देता है। इससे तुम्हें किसी गलत फहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। और मेरे बारे में क्या हुक्म है मिस जीना? मैंने सीने पर हाथ रखकर इस्तज़ाइया अंदाज में पूछा। उसने लगावर से मुझे देखा और एक बार फिर बेबाकी का मुजाहिरा किया। हैंडसम दिल शुरू से तुम्हारी तरफ खिंच रहा है। मैंने तंजिया नजरों से जॉन ग्रे की तरफ देखा। कैरोसिन लैंप की हल्की रोशनी में मुझे इसकी आंखें खतरनाक अंदाज में सुर्ख होती हुई नजर आईं। मुझे जीना की आफियत खतरे में नजर आने लगी। जॉन ग्रे फितरतन दरिंदा था। न जाने कितने लोगों का खून उसकी गर्दन पर था। अभी कुछ देर पहले 2-4 अफराद को वो मार चुका था। इससे पहले वो जीना से कुछ कहता, मैंने कहा, मिस जीना, बात यह है कि हम आगो खून से खेलने वाले लोग हैं। उसनो इश्क के खेल हमें रास नहीं आते। दुश्मन हमारे पीछे है। अभी हमने 5 दुश्मन जहन्नुम रसीद किए, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जीना का रंग उड़ गया था। वो हकलाई, तुम सच कह रहे हो? 100% मिस जीना, तुम भी जरा संजीदा हो जाओ। हमें इस इलाके से निकलना है। बर्फबारी रुकते ही हम यहां से रवाना हो जाएंगे। मुझे छोड़कर? वो बिलबिला गई थी। जाहिर है हमने तुम्हारी परवरिश का ठेका तो नहीं ले रखा है, जॉन ग्रे सर्द लहजे में बोला। बल्कि मैं सोच रहा हूं तुम हमारे लिए खतरा बन सकती हो और मैं खतरे पालने का आदी नहीं हूं। उसने अपना पिस्तौल जीना की तरफ किया। 1 मिनट,
मैंने अपनी राइफल जानगरे की तरफ कर दी। गोली मत चलाना वरना मारे जाने वालों में तुम भी शामिल हो जाओगे। तो तुम इसकी खातिर मुझे मार दोगे? जानगरे के लहजे में हैरत थी। इसकी खातिर नहीं, मैं तुम्हें किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाजत नहीं दूंगा। यह हमारे लिए खतरा है, उसने इसरार किया। जिस वक्त मेरा ख्याल था यह खतरा है, उस वक्त तुम मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अब जबकि ये बेगुनाह साबित हो चुकी है, ये यहीं बल्कि हमारी मोहसिन भी साबित हुई है। इसकी वजह से माजन खुलकर सामने आए और इसकी वजह से हम इस जगह दुश्मनों की निगाहों से ओझल बैठे हैं और तुम इसे मारने पर इसरार कर रहे हो। इसकी वजह बताओगे? मेरे लहजे में चुभन थी। मैं बताती हूँ। यकीना परवर शख्स इस वजह से मुझे मारना चाहता है कि मैंने इसकी नापाक ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया। जानगरे भिना गया था। और तुम जो इस पर मरी जा रही थी तो क्या पाकीज़ा ख्वाहिशात रखती थी? क्या तो ये ठीक रहा है? मैंने जीना को खिस्याते देखकर कहा। इसके बारे में क्या कहोगे? जीना ने जानगरे की तरफ इशारा किया। क्या यह अपनी छीम मिटाने के लिए मेरी जान नहीं लेना चाहता? ये मुझे हासिल नहीं कर सका, इसलिए तुम्हें भी हासिल नहीं करने देगा। खुदा के लिए मुझे इस मामले में मत घसीटो, मैंने हाथ उठाकर कहा। जानगरे पिस्तौल मेरी तरफ बढ़ा दो, और अगर मैं ना दूं तो? उसने दरियाफ्त किया। तो मैं यूं ही मुस्तैद रहूंगा। तुम देख रहे हो राइफल के ट्रैगर पर मेरी उंगली सख्त है। अगर गलती से चंद मिलीमीटर उंगली मजीद तब गई तो तुम बिला वजह ही मारे जाओगे। जानगरे ने चंद लम्हे के लिए सोचा और फिर पिस्तौल मेरी तरफ उछाल दिया। क्या बाकी हथियार भी पेश करूं? उसने जहरीले लहजे में पूछा। इसकी जरूरत नहीं है, वो पहले ही एक तरफ पड़े हैं। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो खुद भुगतोगे। जीना ने सुकून का सांस लिया था, लेकिन वो जानगरे की तरफ से मुतमईन नहीं थी। जोसेफ, मैं इस पर एतबार नहीं कर सकती। प्लीज तुम सारा असलहा इससे दूर रखो। ये जोसेफ नहीं है, यूसुफ है। जानगरे ने घटिया अंदाज में इंकशाफ किया। ये मुसलमान है। जीना एक लम्हे को हैरान हुई, फिर उसने निशाने उचकाए। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये मुसलमान है कि कुछ और? हाँ, तुम जैसी कुतिया को इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें? जानगरे की बात इतनी फाहिश थी कि चेना के साथ मेरे कान की लोहें भी सुर्ख पड़ गई थी। सलील आदमी! जीना फुनकार कर उसकी तरफ लपके, लेकिन मैंने बाजू से पकड़कर उसे रोक लिया। जानगरे, ये सब तुम्हें सेब नहीं देता है, मैंने सख्त लहजा में कहा। वक्त की नजाकत का एहसास करो। इस वक्त तुम्हारे खून के प्यासे तुम्हारे पीछे हैं। ये कुत्ते की मौत मरेगा। जीना ने हाँफते हुए कहा। हमारे तैश कि उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। फिक्र ना करो, मेरे साथ ये भी मरेगा, जानगरे ने तंजिया लहजे में कहा। इसका इशारा मेरी तरफ था। खुदा के लिए तुम दोनों मेरी जान छोड़ दो, मैं कराहा। अगर लड़ना ही है तो बराह रास्त लड़ो ना। जानगरे मेरी तरफ आया। मुझे शुबा ये औरत भी माजन की साथी है। इस सूरत में ये हमें इस पनागाह तक न लाती। यह जगह हमारी कब्र भी बन सकती है। मैंने नफी में सर हिलाया। अगर ये इनकी मुखबर होती तो वो सीधे यहीं आते। मैं इस जगह इनके हत्थे चढ़ गया था, पर अगर मैं यहां होता तो वो लोग इस तरफ भी आते। क्या ये अपनी जान पर खेल कर हमें गिरफ्तार कराएगी? बकवास करता है, जीना चिल्लाई। मैं किसी की एजेंट नहीं हूं। तब माजन ने इसे क्यों नहीं मारा? मदर इनको क्यों मारा? जानगरे के लहजे में सवाल था। इसकी बात दिल को लगी थी। मैंने सवालिया नजरों से चेना की तरफ देखा तो वह हकलाने लगी। ये बकवास करता है, भौंकता है कुत्ता। मिस चेना, बेशक ये कभी कभी भौंकता है, मगर कभी काम की बात भी कर जाता है। बराह करम अपने हाथ ऊपर कर लो। अगर इसकी बात गलत निकली तो मैं तुमसे दस्त बस्ता माफी मांग लूंगा। जीना के चेहरे का रंग एक बार फिर बदला था। उसने बादल नख्वास्ता हाथ ऊपर किए। जानगरे ने मेरे इशारे पर उसकी तलाशी ली और खासी बेदर्दी से ली। जीना के मुंह से कराहत निकल गई थी। जानगरे ने उसके स्कर्ट के निचले हिस्से पर हाथ मारा। उसने अपनी टांगें दबाई, मगर जानगरे ने अंदर हाथ डालकर एक नन्ना सा आला निकाल लिया। मैंने एक नजर में उसे शनाख्त कर लिया। यह नन्ना सा ट्रांसमीटर था जो मुख्तसर फासले पर मवासलात के काम आता था। जानगरे ने उसे थप्पड़ मारा। यह क्या है, कुत्तिया की औलाद? मैंने जानगरे से आला लेकर इसका मुआयना किया। वो आफ था। चीना मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। मिस चीना, मुझे अफसोस है, लेकिन जानगरे का अंदाजा दुरुस्त निकला। इस कुतिया को मेरे हवाले कर दो। यह भी और इसी वक्त बहुत से इंकिशाफात करेगी। चीना, क्या वो लोग वाकिफ है कि हम यहाँ हैं? मैंने पूछा। उसने नफी में सर हिलाया। क्योंकि जानगरे हमारे साथ नहीं आया था, मैं समझी ये पकड़ा गया है। ओके, मैं मान लेता हूं। ये बात याद रखना, हमसे पहले तुम मरोगे, लिहाजा किसी मामले में झूठ मत बोलना। क्या इस पनागाह का इन लोगों को इल्म है? उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वो जानते हैं। तब फौरी तौर पर हमें यहां से निकलना है। मिस जीना, तुम आगे रहो कि अगर कुछ हुआ तो पहले तुम मारी जाओगी। एक मिनट, मुझे भी इससे कुछ पूछना है, जानगरे ने कहा। मिस जीना, इस सारे चक्कर के पीछे कौन है? ये मैं नहीं बता सकती। हाँ, अगर तुम पकड़े गए तो खुद देख लोगे। इसकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं, जानगरे बोला और उसे बाजू से पकड़कर आगे धकेला। चीना लरजते कदमों से आगे जाने लगी।
मैं उसके हक्म में था और मेरे पीछे चांदगरे असलहे से लदा फंदा आ रहा था। जीना झाड़ियां हटाती बाहर निकली। मैंने उसके हक्म में झांका मगर फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा था। अगर कहीं छुपे हों तो अलग बात थी। बहरहाल हम वक्त जाया नहीं कर सकते थे। हम बाहर आए। इस जगह से निकलने के लिए नाले से गुजरना जरूरी था। जीना को धकेलना पड़ रहा था। वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। एक मकाम पर मैंने दाएं तरफ जाने का फैसला किया। इस तरह हम मदर इन के मकान से ज्यादा फासले तक जा सकते थे, मगर जीना ने ऊपर जाने से इनकार कर दिया। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी, बेशक तुम मुझे गोली मार दो। बको मत, ऊपर चलो, मैंने गुर्रा कर कहा। तो मेरी नरमी से नाजायज फायदा मत उठाओ, ऊपर चलो। मैंने इस बार सख्ती से उसे धक्का दिया। चांदगरे आगे आ गया। अगर ये जाने से इनकार करे तो उसके दोनों पैर छलनी करके यहीं फेंक दो। बच गई तो सारी उम्र बिस्तर पर गुजरेगी, वरना सिसक सिसक कर यहीं मर जाएगी। चांदगरे के लहजे में ऐसी सफाकी थी कि जीना लर्ज उठी और जल्दी से नाले की दीवार पर चढ़ गई। मैं अपनी हंसी जब्त करते उसके पीछे रहा। अलबत्ता चांदगरे किसी कदर मायूस नजर आया। उसका ख्याल था कि जीना अपनी बात पर अड़ी रहेगी और इसे अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाएगा। इस तरफ जंगल बेतरतीब और घना था, यानी इसकी परवरिश में मदर एन की एनजीओ का कोई हाथ नहीं था। हम दोनों दरख्तों तले से गुजर रहे थे। तूफान का असर जंगल में कम था, फिर भी तुंद हवाएं दरख्तों और शाखों को झंझोड़ रही थी। अचानक मुझे अपनी जेब में रखे आले में थरथराहट महसूस हुई। जो आला जीना के पास से बरामद हुआ था, मैंने इसे जेब से निकाला। इसके ऊपर एक लाइट फ्लैश कर रही थी। मैंने जीना से पूछा, इसका क्या मतलब है? उसने आला देखा और सपाट लहजे में बोली, कॉल आ रही है। अगर तुम सुर्ख बटन दबाओगे तो कॉल रिसीव हो जाएगी। अगर ग्रीन बटन दबाओगे तो इसका मतलब होगा कि तुम अभी बात नहीं करना चाह रहे हो। क्या यह आला लोकेशन भी बताता है? वो किसी कदर हिचकिचाई। हाँ, बशर्ते कि कॉल रिसीव कर ली जाए। चांदगरे भी हमारे पास चलाया था। तो राइफलें उसके शानों पर थीं और दो उसके हाथों में। इनके मैगजीन्स उसके मुख्तलिफ जेबों में भरे हुए थे। ये सब एक ही साख्त की राइफलें थी। उसने आला देखा और मुझे खबरदार किया, इसका कोई बटन मत दबाना, वरना यह हमारी लोकेशन बता सकता है। बल्कि इसकी बात में मत आना। मुमकिन है कॉल रिसीव किए बगैर ही यह हमारी निशानदही करते। बेहतर है इसे ऑफ करके इसकी बैटरी निकाल लो या तबाह कर दो। बैटरी निकाल लेना बेहतर होगा, मैंने कहा और जरा सी कोशिश से उसकी बैटरी निकाल ली। इसके ऑफ होने का इन्हें इल्म हो जाएगा। चीना ने आगाह किया। शुक्रिया, मैंने जवाब दिया और चांदगरे से कहा, तुम ये इजाफी राइफलें मैगजीन निकाल कर फेंक दो, क्योंकि बिला वजह बोझ उठाकर घूम रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसने 3 राइफलें मैगजीन से निकाल कर फेंक दी। तुम्हारा क्या ख्याल है, वहां वाकई 6 अफराद थे? नहीं, मेरा ख्याल इससे ज्यादा होंगे। इस किस्म के फील्ड यूनिट में 10 से 12 अफराद होते हैं, लेकिन इनका इंचार्ज गैजर था जो मारा गया। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में भी सियासत चलती है, एक दूसरे की काट करते रहते हो। सियासत नाम ही एक दूसरे की काट करने का है, चांदगरे मुफक्कराना अंदाज में बोला। आगे एक दरिया आने वाला है, इस मौसम में हम उसे अबूर नहीं कर सकते, जीना ने बताया। अगर कोई किश्ती मिल गई तो ठीक है, वरना कोई 4 मील शुमाल की तरफ पुल मिलेगा। मैं जानगरे को जरा फासले पर ले गया। तुम क्या कहते हो, हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे जहन में कोई ऐसी जगह है जहां हम सुकून से कुछ वक्त गुजार सके? उसने नफी में सैरी लाया। कम से कम इस जगह नहीं के, हमें किसी बड़े शहर तक पहुंचना पड़ेगा। चांदगरे, मेरा ख्याल है अब तुम्हारी कोई हैसियत ऑर्गेनाइजेशन में बाकी नहीं रही है, लिहाजा इस तरफ का रुख करना आबैल मुझे मार कहने के मुतरादिफ होगा। फिलहाल सूरत हाल यही है, चांदगरे बोला। लेकिन एक बार मैंने एग्जेक्टिव काउंसिल से राब्ता कर लिया तो बाजी मेरे दुश्मनों पर पलट जाएगी, इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। फिल वक्त तो हमारा शिकारी कुत्तों की तरह ताकुब कर रहे हैं, यानी तुम्हारे पास जान बचाने के लिए कोई वाज़ेह प्लान नहीं है। इस सूरत में तुम्हें मेरे कहने पर अमल करना होगा। मैं बिल्कुल तुम पर डिपेंड हूं। उसने शादें उचकाए। मैं जीना की तरफ आया। तुम इस इलाके में खासे अरसे से हो, क्या कोई और ऐसी जगह है जहां हम पनाह ले सकें? कोई कुदरती पनाहगाह? हम आबादी में नहीं जाएंगे, जीना ने सोचा। नीचे दरिया के पास शायद मिल जाए। इस तरफ शिकारियों के कैबन है, इनमें कोई भी पनाह ले सकता है। इस तरफ किसी का शक भी नहीं जाएगा। ऐसी बात ना करो, शक करने वाले हर जगह शक करते हैं, लेकिन फिलहाल हमें पनाह की जरूरत है। चलो। ये जंगल किसी कदर ढलान पर था और हम नशीब की तरफ जा रहे थे। तूफान के जोर में इजाफा हुआ था और दरख्त इतनी शिद्दत से चूम रहे थे कि लगता था अभी जड़ों समेत टूट कर गिर जाएंगे, और सचमुच दरख्त गिर रहे थे। 2 मरतबा दरख्त हमारे रास्ते में गिरे। खुशकिस्मती से हम इस वक्त दरख्तों तले से नहीं गुजर रहे थे, वरना हादसे का शिकार भी हो सकते थे। जंगल छिद्रा होने लगा और जमीन पर अब ज्यादातर सूखी झाड़ियां या जली हुई घास नजर आने लगी, जिन पर बर्फ जमती जा रही थी। खुले में आते ही हवाओं की शिद्दत और उड़ती बर्फ में बेपनाह शिद्दत आ गई थी।
हवा में ऐसी सरतरीन काट थी कि हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे थे। जीना की हालत बुरी थी। इसके जिस्म पर सिर्फ ओवरकोट था, लेकिन यह भी सर्दी की शिद्दत रोकने में नाकाम था। नीचे उसने मामूली सा लिबास पहन रखा था। टांगे घुटनों तक खुली थीं और पाँव में हल्के जूते थे। मैं और जानगरे गर्म कपड़ों में थे और इस पर भी सर्दी से बुरा हाल था। जीना की हालत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था। अचानक जीना चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गई। क्या हुआ? मैंने उसे उठाने की कोशिश की। मुझसे अब चला नहीं जाता, उसने बुरी तरह हाँफते हुए कहा। मेरे हाथ पैर बेजान हो रहे हैं। यूसुफ, इधर एक कॉटेज नजर आ रहा है, जानगरे ने कहा। फिर जीना की तरफ देखा। इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं। मैंने जीना को उठाकर शाने पर लाद लिया। रहनुमाई करो। जानगरे कुछ देर मुझे घूरता रहा। तुम इस पर बड़े मेहरबान हो रहे हो। मैं तो तुम जैसे शख्स पर भी मेहरबान हूं जिसे पहली फुर्सत में कत्ल कर देना चाहिए, मैंने बंदा कर कहा। मेरा यह मतलब नहीं था। वो किससे आ गया? कैबन कोई फरलांग भर के फासले पर दरिया से चंद सौ फुट दूर था। इसका अगला हिस्सा लकड़ी के सतूनों पर टिका था और इस जगह की ढलान बता रही थी कि दरिया बारिश के दिनों में चौड़ा होकर कॉटेज के पास आ जाता था। कॉटेज का अकबी हिस्सा एक चट्टान पर तामीर किया गया था। खुशकिस्मती से यह लाख नहीं था। अंदर घुसते ही सबसे पहले मैंने जीना को फर्श पर डाल दिया। इसका वजन खासा था और मैं बमुश्किल उसे संभाले हुए था। तूफानी यखबस्ता हवाओं से निजात मिलते सुकून सा महसूस हुआ। जानगरे राइफल मेज पर रखकर आतिशदान की तरफ लपका। 5 लकड़ियां सलीके से चुनी हुई थी। उसने उन पर तेल उंडेला और माचिस से आग दिखा थी। सब कुछ वहीं रखा था। लम्हों में आग भड़क उठी थी। मैंने जीना को सहारा देकर आतिशदान के पास बिठा दिया। जानगरे ने नागवारी से उसे देखा। शायद वो इसे हरारत में हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार नहीं था। वहां एक अदद धाती मग था। कैबन में पानी नहीं था। मैं बाहर से मग में बर्फ भर कर लाया। आतिशदान में गर्म करके उसे पानी में तब्दील किया और ये किसी कदर गर्म पानी जीना को पिलाया तो उसकी हालत तेजी से सुधरती चली गई थी। शुक्रिया, उसे मग का आखिरी कतरा पीकर कहा। तुमने मेरे लिए बहुत सहमत की। इस दौरान में जानगरे एक तरफ काफी बनाने का सामान तलाश कर चुका था और उसकी मदद से काफी मार्ज़े वजूद में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक अदद बर्तन जतन करके आतिशदान के शोलों पर लटकाया था और उसमें बाहर से लाई बर्फ भर दी। पानी पिघला तो उसने काफी पाउडर डाला। ये फौरी हल हो जाने वाला काफी पाउडर था। करीम का डिब्बा भी था और शक्कर भी। हम बेताबी से काफी तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। जीना भी उठकर बैठ गई थी। इसने आगे का काम संभाल लिया था और जब उसने भाप उड़ाती महकती काफी का मग मुझे थमाया तो मैं चंद लम्हे के लिए यह भी भूल गया कि उसने हमें मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कैबन में एक तरफ कुशन और हल्के कंबल भी रखे थे। जीना ने फर्श पर कुशन बिछाए, कंबल ओढ़ कर लेट गई। आतिशदान ने 10-15 मिनट में पूरे कैबन को गर्म कर दिया था। जानगरे शायद कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? ये कि अगर दुश्मन इस तरफ आए तो उसे इस कैबन की चिमनी से निकलता धुआं नजर आ सकता है। मैं उछल पड़ा। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कहा। हमने उजलत में बर्फ डालकर बामुश्किल आग बुझाई थी। इससे कुछ देर धुआं उठता रहा था। एक बार मैंने एहतियातन बाहर जाकर देखा। चिमनी से हल्का सा धुआं निकल रहा था जो कुछ देर में बंद हो जाता। मैं अंदर आया तो जीना जानगरे से झगड़ रही थी कि उसने आतिशदान क्यों बुझा दिया है। अगर ऊपर चिमनी से धुआं नजर आता तो हमें तलाश करने वाले इस कैबन का रुख जरूर करते। मैंने उसे आगाह किया। शाम की तारीकी इतनी तेजी से फैली थी कि चंद मिनट के अंदर दिन रात में बदल गया था। तूफान के जोर शोर में कोई कमी नहीं आई थी। दोपहर का हल्का फुल्का लंच कब का हजम हो चुका था। कैबन में खुश्क शक्कर कंदी थी, लेकिन इसे उबालने या भूनने के लिए आग जलाना लाजमी था क्योंकि रात की तारीकी और फिर तूफान की वजह से बाहर से चिमनी का धुआं नजर आना मुहाल था। मगर जानगरे ने फिर बर वक्त खबरदार किया। तलाश करने वालों के पास इंफ्रारेड चश्मे और दूरबीनें होंगी। अगर हमने आग जलाई तो इन्हें दिन से भी ज्यादा साफ नजर आ जाएगा, चाहे मैं सर्दी से मर जाऊं। जीना चिल्लाई। इतनी आसानी से नहीं मरोगी तुम। कैबिन में एक जानिब लोहे का तसलानुमा बर्तन भी रखा था। मैंने जानगरे से कहा, अगर हम इसमें आग जला लें तो तब भी हरारत की लहरें बासानी बाहर से देखी जा सकेंगी। लगता है ये शकरकंदी कच्ची खानी पड़ेगी। मैंने ठंडी सांस ली। मैं हरगिज नहीं खा सकती। इस पर जानगरे ने फिर एक नाजेबा सा मशवरा दिया था। मैंने कहा, जानगरे, औरतों का एहतराम करना सीखो। अगर किसी तीसरी दुनिया के मुल्क में औरत के साथ ज्यादती हो जाए तो तुम्हारे मुआशरे में इंसानी हकूक के अलम बरदारों की नींदें हराम हो जाती और तुम लोग औरतों के साथ बुरा सलूक करते हो तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। मगरिब का पूरा मुआशरा इस किस्म के मुनाफकतों से भरा पड़ा है। जीना ने कंबल में दुबके हुए कहा, मैं जानती हूं इन मुहज्जब बनने वाले लोगों की तहजीब का हाल। इसके निशान तुम्हें अपने बदन पर दिखाती। ऑर्गेनाइजेशन का हर फर्द अपने मातहत औरतों को भंबोड़ना अपना बुनियादी हक समझता है। बकवास बंद करो, जानगरे ने गुर्रा कर कहा और एक तरफ जाकर लेट गया।
کمبلوں کی وجہ سے سردی کا اثر کم ہو گیا تھا۔ کشن چینا نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، اس لیے مجھے اور جان گری کو صرف کمبلوں پر گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسلحہ ہم نے اپنے قبضے میں رکھا تھا، چینا کی طرف سے پوری طرح محتاط تھے۔ کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ وقفے وقفے سے میں باہر دیکھ رہا تھا مگر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے کسی فرد کے آنے کا پتہ چلتا۔ یہ کیبن مدر این کے گھر سے مشکل سے 10-12 میل کے فاصلے پر تھا اور تلاش کرنے والوں کو اس طرف بھی آنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ ہمیں گھیر بھی لیتے تو یہ کیبن اچھا مورچہ ثابت ہو سکتا تھا، بشرطے کہ حملہ آور صرف فائرنگ کرتے۔ اگر وہ دستی بم یا راکٹ کے استعمال پر اتر آتے تو ہمارے پاس سوائے وفات پا جانے کے اور کوئی چارہ نہ رہ جاتا۔ رات 2 بجے میں نے جہانگیری کو جگایا۔ پہرا دو اور ہوشیار رہنا۔ ہوشیار رہنے کا فائدہ، اگر انہوں نے ہمیں تلاش کر لیا تو فوراً مار ڈالیں گے۔ اتنے مایوس نہ ہو، ابھی چند گھنٹے پہلے بھی تم قبر کے کنارے پر تھے، مگر قدرت کو تمہاری موت منظور نہیں ہے، اس لیے بچ گئے۔ فقرانے کے انداز میں ہنسا۔ یہ اچھی چیز بنا لیا تم مسلمانوں نے۔ قائل تو تم بھی ہو لیکن منہ سے اقرار کرنا اپنی کمزوری سمجھتے ہو۔ میں اس کی جگہ لیٹ گیا اور چینا کے ساتھ کوئی حرکت مت کرنا، ممکن ہے وہ بعد میں ہمارے کام آئے۔